कट करके वापस चालू कर दो। चलिए कहाँ तक पढ़ लिया था बैलेंस में? फोटो नहीं खींची? सर हमने लेट ही कर दिया। सर वैसे भी लिखा ही क्या था, मतलब सर तो बोलिए कि वहां पे खत्म कर दो लिखी पढ़ाई है। इम्पोर्टेंस था ना? ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस सर कुछ भी हो है तो वही। कौन डाल रहा है? सानी तुम डाल रही हो? नहीं तुम डाल दो। फोटो अच्छी नहीं आ रही है। नहीं चाहिए। तुम डाल रहे हो? हो गया? मेरा रिकॉर्ड तो टूटे हुआ है। कहाँ तक हुआ था बिजनेस स्टडी? ग्लोबलाइजेशन, अरे रुक तो जा, खोलने तो दे। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और वो हो गया था ना? खोल नहीं दिया सर, खोल ज़्यादातर पूरा कंप्लीट हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो ऑब्जेक्टिव मतलब फिर आगे उद्देश्य। भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था? गवर्नमेंट पॉलिसीज को लिबरल करेगी। लिबरल करना मतलब आसान बनाना, ताकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आराम से इंडिया में बिजनेस कर सके। इसके लिए सबसे चीज दिमाग में पिक्चर रखो कि मान लो किसी बंदे को 20 जगह से परमिशन लेके फैक्ट्री खुलेगी, तो उसको 20 ऑफिसेस के लिए 20 अलग अलग फाइलें बनानी पड़ेगी। अब एक ऑफिस बोलेगा दूसरे ऑफिस की एनओसी लाओ। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल फायर वाला बोल रहा है कि आप कहां से लेके आओ? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लाओ। और फॉरेस्ट वाला बोल रहा है वाटर डिपार्टमेंट से परमिशन लाओ। और वाटर वाला क्या बोल रहा है? फायर वाले से परमिशन लाओ। अब तीनों चक्कर घूम रहा है बेचारा। तो इस चक्कर में बोलता था हमको इंडिया में बिजनेस नहीं करना। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला भाई 20 के 20 डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। एक बार बंदा ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, सारे डिपार्टमेंट के पास फाइल चली जाएगी, हर डिपार्टमेंट में से एक बंदा इंस्पेक्ट करे और 7 दिन के अंदर उसकी एनओसी अपलोड करे। इससे क्या हुआ? लिबरलाइजेशन से काम आसान हुआ। प्लस उसको 20 जगह फीस जमा करनी है ना। गवर्नमेंट ने क्या बोला? 20 डिपार्टमेंट की फीस कंबाइन करो, कितनी हो रही इतनी, हम इतने % छूट दे रहे हैं, इतनी फीस जमा एक जगह ऊपर। दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। पॉलिसीज को आसान किया। तो पहला उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने? देखो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई। उस पॉलिसी के अंदर क्या था? नंबर 1 लाइसेंस फ्री। हमने क्या कर दिया? बहुत सारे ऐसे लाइसेंसेस थे जिनके लिए फीस की जरूरत नहीं थी, तो उन फीस को हमने कर दिया एक्सेप्ट। तो फैक्ट्री को क्या हुआ? थोड़ा आसानी हुई कंपनी खोलने वाले को, तो भाई यार फीस नहीं लगनी, चलो ओपन करके देखते हैं। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रियां थी जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ही खत्म कर दिया कि भैया ये काम चालू करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करता क्या था? मान लो किसी बंदे को इंडिया में पैसा लगाना है, वो यूएस का है। अब उसको नहीं मालूम कि मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मैं किस एरिया में लगाऊं, तो एक ऑफिस ही बना दिया अलग से दिल्ली में कि अगर जिसको इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना है वो वहां आए, उसको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से कि उसको लैंड सही कहाँ मिलेगी, लेबर सही कहाँ मिलेगी, मैन पावर रिसोर्सेज कहाँ सही मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर किसी बंदे को आईटी कंपनी खोलनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, या चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना है, तो वो ऐसी जगह लगाना चाहेगा ना जहां पे उसको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए। और चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्वालिफाइड लेबर चाहिए, मैन फोर्स चाहिए, वो क्वालिफाइड लेबर आसानी से मिल जाए। तो जिस एरिया में एजुकेशनल
बैंडविड्थ ज्यादा होगी, एजुकेटेड लोग ज्यादा होंगे तो लोग वहां इंडस्ट्री लगाएंगे कंपेयर टू जहां बैकवर्ड एरिया है। तो ये एक बोर्ड बनाया जिससे हुआ क्या, फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना आसान हो गया। फिर क्या लिखा है, एग्जेम्पशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ टेक्निकल। ये क्या है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो फॉरेन में थी, इंडिया में नहीं थी, बट वो इंडिया में बैन थी। गवर्नमेंट उसको यहाँ अलाउ नहीं कर रही थी, उसके लिए चार्जेस लगा रखे थे, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, हटा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई। तो दैट इज कॉल्ड मेन एलिमेंट ऑफ लिबरलाइजेशन या रिफॉर्म। नेक्स्ट क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट। ये क्या पॉलिसी थी, मान लो किसी बंदे को इंडिया में काम बंद करके बाहर जाना है, पूरा पैसा निकालना है, तो पहले उसके लिए बड़े लंबे चौड़े रूल्स रेगुलेशन थे, उनको भी आसान किया ताकि कोई भी आसानी से यहाँ से बिजनेस अपना क्लोज कर सके। ये इंपॉर्टेंट है, SEZ एंड फेमा फेरा। SEZ ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है, पढ़ा है इसको ध्यान से बेटिया, घर में भी खिला समझना बात को, कंपेयर करते हैं अपन इंडिया और चाइना, ध्यान से समझना। ऊपर क्या लिखा है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समझना ये क्या है, अपने सपना में भी है क्या SEZ। कैसे, समझो बात को। चाइना ने क्या किया, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है, ऑल ओवर द कंट्री आप कुछ ऐसे एरिया सेटअप करोगे जहां पर इंडस्ट्री को आप सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। जैसे सतना में इंडस्ट्रियल एरिया है, डिग्री कॉलेज के आगे बाईपास के पास, जहां पे आपका क्या बोलते हैं वो है ट्रांसपोर्ट नगर, उसके थोड़ा सा आगे। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में होता क्या है, जितने भी प्लांट लगेंगे या फैक्ट्रियां लगेंगी उसी एरिया में लगेंगी। जैसे अगर यहाँ से आप अमरपाटन जाओगे, अमरपाटन में आपसे 20 किलोमीटर आगे जाओगे तो नया इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, तो वहां पे भी नए नए प्लांट लग रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है समझना, इंडस्ट्री को ग्रो करना है, अगर कंट्री को ग्रो करना है तो इंडस्ट्रीज लगी होनी चाहिए। अब दोनों कंट्री में चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, लेकिन हमसे आगे निकल गया। चाइना में आजाद हुआ है, ब्रिटिश से, ध्यान से समझना, हमसे बाद में आजाद हुआ पर हमसे जल्दी ग्रो कर गया। क्यों, हर कंट्री एक दूसरे को वो कर रही थी क्या। अब इम्पोर्टेंट ध्यान से पढ़ो, SEZ का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां से इकोनॉमी चलेगी किसी भी कंट्री की। चाइना ने क्या किया, पूरे देश में 6 इकोनॉमिक जोन बनाए, इतने बड़े चाइना, और ऐसी जगह बनाए जहां पे तीन चीजों की कनेक्टिविटी हो, रेल, शिप और एयर। पूरे देश में उसने फैक्ट्रियां नहीं लगवाई, उसने क्या किया, 6 एरियाज पकड़े और एक एक एरिया लगभग 4,000 5,000 एकड़ में था। समझना बात को, 4,000 5,000 एकड़, यानी एक ही जगह पे हजारों फैक्ट्रियां, और उन फैक्ट्रियों को कंट्री में सामान सप्लाई करना आसान क्योंकि रोड कनेक्टिविटी है। ठीक, 6 एरियाज हैं पूरे कंट्री में, ध्यान से समझना। यहीं पे सारे प्रोडक्शन हो रहा है, यहीं पे सारा प्लांट लग रहा है, यहीं पे सारी बड़ी सिटीज डेवलप हो रही है, ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट यहाँ आ रहा है। अब ध्यान से समझो, एक्सपोर्ट करना है तो शिप यार्ड है और एयरपोर्ट। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में भी यही आया, बट इंडिया में क्या पॉलिसी आई कि हमारे यहाँ 6,000 छोटे छोटे इकोनॉमिक जोन है, यानी हर सिटी में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। मिला के होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है,
आप 6000 इकोनॉमिक जोन छोटे छोटे बनाओगे तो ये तीनों कनेक्टिविटी, रेल, शिप और एयर, तीनों कनेक्टिविटी आप 6000 जगह से नहीं दे पाओगे। सतना में इंडस्ट्रियल एरिया है, कनेक्टिविटी ओनली 1 थ्रू लैंड, या आप ट्रक से भेज दो या आप ट्रेन से भेज दो, पर शिप और एयर कनेक्टिविटी नहीं। बात समझ में आई? तो इकोनॉमिक जोन का फायदा ये मिला इस कंट्री को कि उसके एक तो मॉनिटर करना आसान, क्योंकि 6 जगह को देखना है। जहाँ मॉनिटर करना टिपिकल 6000 का ऑफिस खोलो, या 6 ऑफिस में काम हो गया। ये इकोनॉमिक जोन थे वो 40 से 50 एकड़ में थे, यानी 10, 12, 15 फैक्ट्री लगी, जगह खत्म। 4000 एकड़, यानी अगर एक फैक्ट्री को लगाने में 2 एकड़ जमीन भी लग रही है तो 2000, 1.5 से 2000 फैक्ट्रियां वहाँ एक जगह लग रही है। भाई 1000 भी मानो तो भी 6000 प्लांट लग सकते हैं। अब इंडिया ने चेंज किया, अब इंडिया ने वापस, इनको तो चल रहे हैं, ये वाला एरिया डेवलप करना शुरू किया, जिसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल है ढोलेरा। गुजरात में एक नया पूरा शहर बन रहा है ढोलेरा। ढोलेरा एक सिटी है जहाँ जैसे अपना बैंगलोर है पूरा आईटी सेक्टर है, ऐसे आपका नोएडा है पूरे ऑफिस के सेक्टर है, ऐसे ढोलेरा एक जगह बन रही है जो पूरा का पूरा सोलर पैनल पे बेस्ड रहेगा, सोलर एनर्जी पे, और पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ को बिल्डअप ताकि मैक्सिमम फैक्ट्री वहां लगे, सब मैक्सिमम प्लांट वहां लगे, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और अलग अलग कंट्री के जो एक्सपर्ट्स है वहां वर्क करें। एक नया पूरा का पूरा शहर ही बिल्डअप पैसा होना नौकरी करने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्लियर हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन्स द एरिया वेयर इंडस्ट्रीज कैन ग्रो, जहाँ इंडस्ट्री आसानी से ग्रो कर सकते। अगला देखो क्या लिखा है, फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब जब कोई कंपनी कई कंट्रीज में बिजनेस कर रही है तो उसकी एक्सचेंज पॉलिसीज या उसके नियम, एक्सचेंज के नियम, 2 चीजें एक्सचेंज होगी, मनी एंड गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज कैसे होगा और मनी का एक्सचेंज कैसे होगा, इसके लिए कानून बना ताकि लोग फ्रॉड ना कर सके एक दूसरे के ऊपर। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप सपना में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आपको ऑर्डर मिला जापान से, तो आप जापान में यहाँ से प्रोडक्ट भेज दोगे शिप के थ्रू, पेमेंट कैसे आएगा? यहाँ से ट्रेन में जाएगा, ट्रेन से बम्बई पहुंचेगा, बम्बई से पहुंच जाएगा, शिप कहाँ से आएगा? चला गया। पैसा कैसे आएगा? सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा? तो ये सारा कुछ देखना काम किसका है? उसके लिए क्या रूल है? यहाँ का बैंक कौन है? SBI। सारे कंट्री के ट्रांजैक्शन डॉलर से होते हैं ना? हाँ? आप बोल रहे हैं SBI यहाँ है और वहाँ भी कोई ना कोई बैंक होगा। सर डॉलर के हिसाब से हमारे अकाउंट पे आएगा, पहले उसके RBI पे आएगा फिर उसके अकाउंट पे। ये 2 बैंक है, मान लो कोई मान लो जापान बैंक, स्टेट बैंक ऑफ जापान, स्टेट बैंक ऑफ जापान, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझो होता क्या है, जब भी ऐसा बिजनेस होगा तो यहाँ की कंट्री का अकाउंट यहाँ खुला होगा, इसकी कंट्री का अकाउंट यहाँ खुला होगा। समझना बात को, इस कंट्री का जो डीलर होगा उसका अकाउंट हमारे यहाँ होगा और हमारा अकाउंट उनके यहाँ होगा। जब यहाँ से डीलिंग फाइनल होगी तो हम अपने बैंक को रिपोर्ट करेंगे कि हमारा वहां से इतना पेमेंट आना है, ठीक। तो ये बैंक इससे कॉन्टेक्ट करेगा कि भाई फलाना बंदे ने इतना पैसा वहां डाला कि नहीं। जब पेमेंट वहां से डन हुई, पूरी प्रोसेस है लंबी, बाद में बात करेंगे। यहाँ पेमेंट डाला, ये पेमेंट जब इधर ट्रांसफर होनी है वो कब होगी? जब ये एनओसी देगा किस बात की कि हाँ यहाँ से माल डिलीवर हो गया और वहां से पेमेंट रिलीज हो। पेमेंट होल्ड रहेगी कब तक? बंदे के अकाउंट में भी नहीं गई, किसके पास आई है? खाली SBI के पास, आपके अकाउंट में नहीं।
जब सामने वाला वहां से प्रोडक्ट रिसीव कर लेगा और वो एनओसी देगा कि प्रोडक्ट रिसीव, तब ये बंदा पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेगा। ये पूरी प्रोसेस होती है, लंबी चौड़ी है। एसबीआई करेगा, बैंक से बैंक आरबीआई करेगा। एसबीआई आरबीआई में अकाउंट खुलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन देता है कुछ बैंकों को कि वो अपने यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं फॉरेन की, हाँ सर, ठीक है ना। वो परमिशन आरबीआई देगा, वो फिर एसबीआई या और किसी बैंक को अगर आरबीआई ने ऑथराइज किया है तो, जैसे एक्सिस बैंक वर्ल्ड वाइड है, आईडीबीआई वर्ल्ड वाइड है, तो इनको भी परमिशन मिल सकती है। ये हो गए रिमूवल ऑफ एमआरटीपी। एमआरटीपी क्या था? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट। इस चीज को प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको हटा दिया। मोनोपोलीज एक्ट क्या था कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसपे कोई एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने मोनोपोली कर लिया कि भाई अब उस इंडस्ट्री में कोई दूसरा ना आएगा, तो उस एक्ट को खत्म किया कि भाई मोनोपोली वाला नाम की कोई चीज नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बना सकता, तो वो कानून खत्म किया। ये पुराना था, समझना, ये वो चीजें थी जो पुरानी हटाई गई, ये वो चीजें थी जो पुरानी रिमूव की गई। नया क्या आया न्यू ट्रेड पॉलिसी में? इसमें नया क्या आया देखो ध्यान से। पहला फिजिकल पॉलिसीज। ये क्या है? फिजिकल डेफिशिएट इन द बजट हैव बीन ट्राइड टू कम 4% ऑफ जीडीपी इन प्लेस ऑफ 8.5। ओए जब आ जाओ, फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है पहले समझो। फिजिकल डेफिशिएट पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है? फिजिकल डेफिशिएट क्या है ध्यान से समझो। इंडिया कितने का इंपोर्ट कर रहा है और कितने का एक्सपोर्ट कर रहा है, ध्यान से समझना। मान लो हम 100 रुपए का सामान यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हमको क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ से 100 रुपए का सामान भेजा तो हमारे पास पैसा कितना आएगा? 100 रुपए आएगा ना। अरे किसी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो बाहर ही होता है कंट्री। हमने इंडिया से किसी बाहर की कंट्री ने एक्सपोर्ट किया, समझना बात को। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, तो 100 रुपए हमको मिलेगा उस कंट्री से, लेकिन हमने उस कंट्री से प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, उसी कंट्री से हमने 200 का प्रोडक्ट मंगाया, तो हमको पैसा कितना भेजना पड़ेगा? 200 रुपए। तो दोनों कंट्री मिलकर आपस में सेटलमेंट करेंगी कि 100 हमको देना है, 200 तुमसे लेना है, तो अल्टीमेट हमको 100 रुपए दे दो। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिशिएट, समझना। यानी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 100 रुपया हमको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, 100 हमको मिला, 200 हमको पे करना है, तो अल्टीमेट हम कितना पे करेंगे? 100 रुपए। या हमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा और 5 लाख रुपए का सामान, 5 लाख का सामान खरीद लिया, तो हमको कितना पे करना पड़ेगा? 3 लाख रुपए हमको पे करने पड़ेंगे ना। 2 लाख तो इसमें सेटल हो गए, सॉरी 4 लाख, 1 लाख तो यहाँ सेटल हो गया ना। मुझे तुमको 1 लाख देना और 5 लाख लेना, तो मैं क्या करूंगा? 4 लाख दे दो भाई, कुछ सब करो। इसको क्या बोलते हैं? ये जो अमाउंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिशिएट। जो पहले हमारी कंट्री का था लगभग 8%, 8.5%। यानी अगर हम 100 करोड़ का माल बेच और खरीद रहे थे तो उसका 8.5 करोड़ हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। यानी हम 108 करोड़ का माल मंगा भी रहे थे, 8.5% के आसपास ये आंकड़ा था। गवर्नमेंट ने क्या टारगेट लिया? इस आंकड़े को घटा के हमको 4% तक लाना। ये न्यू रिफॉर्म था। क्यों? अभी आएगा कैसे? इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम इंपोर्ट कम कर दें, इसको घटाएं, और दूसरा है इसको बढ़ाएं। ये क्या हो जाएगा? घट गया, 4 लाख से 1 लाख में आ गया। 2 तरीके हैं, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दें और इंपोर्ट को कम करें। तो उसका तरीका ये निकलता है
कि जो आपकी कंट्री में ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है जो इंडिया में बन सकता है, उसको आप बनाना चालू करें। जैसे जस्ट इमेजिन करो, बिफोर कोविड हमारे यहाँ पीपीई किट भी नहीं बनती, ठीक है ना। पीपीई किट क्या होती थी, इंपोर्ट होती, यानी डॉक्टर्स अगर ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनको जो सूट पहनना है वो हम चाइना से मंगा रहे थे। आफ्टर कोविड क्या हुआ, हमने वो इंडिया में बनाना चालू कर दिया। आज पोजीशन क्या है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दो एडवांटेज क्या हुए, पहला इंपोर्ट घट गया, जो हम मंगा रहे थे इंपोर्ट खत्म, पीपीई किट लाना बंद, जो पैसे जा रहे थे वो बंद हुए, प्लस हम अपने लिए बना रहे हैं, अपने यहाँ यूज हो रहा है, प्लस एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो वहां से भी रेवेन्यू मंगा ले रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो फॉरेन कंट्री से आ रहे थे, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हुआ और एक्सपोर्ट बढ़ा, जिससे ये फिजिकल डेफिशिएंट कंट्रोल में आया या कम हुआ। यही महंगाई का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जितना हमारे पास फॉरेन कंट्री से पैसा हमारे पास होगा उतनी हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी और हम कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। आज पाकिस्तान में अगर आपको 1 लीटर दूध चाहिए तो 300 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है। हाँ, अगर वहाँ पे 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है तो रीजन क्या है, उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन। क्यों, क्योंकि उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है। अब जस्ट इमेजिन हमारे पास $600 बिलियन है, $600 बिलियन और चाइना के पास है 7 बिलियन। कितना बड़ा अंतर, $600 बिलियन हमारे पास है, जिस कंट्री से जो चाहे जब चाहे खरीद सकते हैं, बट हम खुद बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हो। भैया दिन ब दिन ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आपके पास है भी नहीं, कहीं से आ भी नहीं रहा, तो आप इसको खर्च बस कर रहे हो। एक दिन तो आएगा जब जीरो होगा। हाँ, एक्सपोर्ट उसका ज्यादा है ना और इम्पोर्ट कम है। एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व आएगा। हाँ, ये पाकिस्तान की बात है, चाइना की नहीं। चाइना का हमसे 3 गुना है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। चाइना मैंने ये बोला जब इसने पूछा कि चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, बोला मान लिया बस। चाइना में हमसे 3 गुना है। तो ये फिजिकल पॉलिसी क्लियर हुआ, या फॉरेन डेफिशिएट या फिजिकल डेफिशिएट क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करना चालू करें और इंपोर्ट घटाएं। इंपोर्ट घटेगा तब जब हमारे यहाँ खुद की वो चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो। सीधे मना करने से नहीं होगा कि आपके यहाँ पता चला इंजेक्शन नहीं बनता है ना, और मना करके कि अपना मंगाएंगे नहीं पड़ जाएगी। सर अभी ये ऐसा टाइप मुझे दिखेगा नॉन वेज इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर सजाए हो गया टेस्ट ऑफ टुमारो खत्म हो गया क्या पैकेट? पैकेट खत्म हो गया, तो पढ़ने का मन करने लगा या अभी पैकेट बचा है तो थोड़ा ऊपर हाँ तो खत्म हो जाए। फोटो भेज मेरे को भेजो ना। सोचना पड़ा हां